Good morning. I am Nikita Sharma, Assistant Professor and the Senior Health Consultant in Ishan Ayurved Medical College, Hospital and Research Center. आज हम आपके साथ एक वेबिनार के लिए जिसका टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ एलर्जीज एंड इन्फेक्शंस जो ऑर्गेनाइज किया गया है ईशान आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। ये जो हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है, पेशेंट केयर की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी 60 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें ओनली आयुर्वेद ट्रीटमेंट पेशेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और सीएस एम्पैनल्ड है। इसमें लोग के लिए एक विशेष ओपीडीज है जैसे गायनेकोलॉजी, थैल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और फैसिलिटी भी है। पेशेंट की इम्पोर्टेंस की वजह से इस हॉस्पिटल को सीजीएस एम्पैनल्ड भी किया गया है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट। इसी के लिए हम डॉक्टर गर्ग सर जो कि चेयरमैन है उन्हें बहुत थैंकफुल चाहेंगे। अब मैं चाहूँ कि आगे डॉक्टर नवीद कंटिन्यू करें। मैम प्लीज अनम्यूट माइक। नमस्ते, मैं डॉक्टर नवीद खान, MD आयुर्वेदा, मेडिकल कंसल्टेंट इन ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। Very good morning to all of you. Myself Dr. Akansha Ojha Joshi, MD Ayurveda and working with Ishan Group as Associate Professor and Senior Ayurveda Consultant. इस को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने चेयर डॉक्टर DK गर्ग का बहुत थैंकफुल, जिनकी मोटिवेशन और मार्गदर्शन ही हम बार आपके सामने वेबिनार के जरिए से संबंधित इम्पोर्टेंट विषय पर आपसे चर्चा करते हैं और अपने आपके सामने रखते हैं। साथ में 10 न्यूज बहुत बड़ा नेटवर्क है, उन गजानन मास्टर का भी बहुत फुल हूँ क्योंकि उन्हीं जरिए हम बहुत अपने व्यूवर्स साथ जुड़ पाए और अपनी बात है हमारी जो एडवाइसेस हैं उनसे हम शेयर करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है कि हमारा इंस्टीट्यूट जो हमारा हॉस्पिटल है वो प्योर प्रैक्टिस में बिलीव करता है। अपना एक हर्बल गार्डन है जिस गार्डन में हम खुद आयुर्वेदिक वनस्पतियां ग्रो करते हैं, प्रॉपर कल्चर प्रैक्टिस ग्रो करते हुए। साथ ही साथ कोविड-19 जैसी महामारी है अभी चल रही है, उसको ध्यान में रखकर हमने अपने ही हॉस्पिटल में एक बनाया है जिसका नाम है आयुष संजीवनी 300 काढ़ा इम्यूनिटी जब करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव और यूजफुल है। इसी में सौंफ, पिपली, काली मिर्च, तुलसी पत्र आदि बहुत सारे ऐसे प्योर आयुर्वेदिक एंड हर्ब्स हैं जो कि किसी भी इंसान लेने के बाद इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। मॉनसून भी आता है और गर्मी चलती है और साथ साथ इन्फेक्शन का ये जिसमें इम्यूनिटी होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ कोविड के लिए ही नहीं, आगे भी हमें नहीं पता है कि हमें कौन कौन इन्फेक्शन से होते हैं। इन्फेक्शन से बचने के लिए और शरीर को आगे की बीमारियों के प्रिपेयर करने हमें ये काढ़ा तौर पे लेना चाहिए क्योंकि इस को लेने से इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। ऑलरेडी काफी सारे सैंपल सेल आउट हो चुके हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप आयुष संजीवनी 65 काढ़े को ऑर्डर कर सकते हैं। हम तो नीचे हेल्पलाइन पर है, उस कॉन्टैक्ट करके आपसे ऑर्डर कर सकते हैं और इसे आप जरूर सकते हैं। साथ आयुष संजीवनी ऐप वो ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लोगों को अपलोड करने के लिए गई है। एज ए सिटीजन ऑफ ये हमारा कर्तव्य है कि हमारा नेचुरल पैथ जो आयुर्वेदी है का ध्यान रखें और इस ऐप को डाउनलोड करके हेल्प करें जिससे एक रिसर्च डेवलप हो, एक सर्वे हम कर सके और एक इम्पोर्टेंट डेट आयुष मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करवा सके। अब आगे वेबिनार को बढ़ाने के मैं डॉक्टर नवीद रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे का वेबिनार कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू डॉक्टर निकिता।
तो डॉक्टर निकिता ने बिल्कुल जैसे आप लोगों को बताया कि ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर ग्रेटर नोएडा में स्थित है हमारा कॉलेज। जैसे डॉक्टर निकिता ने बताया, आरोग्य संजीवनी 365 अ वेरी बेनिफिशियल काढ़ा जो हम लोगों ने बनाया है। इट्स एन एंटीवायरल काढ़ा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मुलेठी, सौंठ और हमारा काली मिर्च इत्यादि ऐसे कई हर्ब्स है जो कि हमारी ही हर्बल गार्डन से लिए गए हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल है ये काढ़ा आप सबके लिए। सो आरोग्य संजीवनी 365 काढ़ा बिल्कुल आप लोग, हमारे जो नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है द नंबर, इस पे आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही ये नंबर हमारा टेली कंसल्टेशन का भी नंबर है, तो आप बिल्कुल घर बैठे हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आज के सेमिनार के लिए भी आप हमें बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जरूर आप इस नंबर पे हमें क्वेश्चन पूछिए। सो आज का हम सेमिनार शुरू करते हैं। सो टॉपिक फॉर टुडे इज द मैनेजमेंट ऑफ थ्रू आयुर्वेदा, एंड वो मैनेजमेंट किसका कर रहे हैं हम? एलर्जीज एंड इन्फेक्शन का। तो सबसे पहले हम एलर्जीज से स्टार्ट करते हैं। एलर्जी हम लोग कभी भी ये देखा गया है एलर्जी में कि जो हमें पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, सो जनरली हमने देखा गया है कि हर कोई ये कहता है हमें इस चीज से एलर्जी है, हमें धूप से एलर्जी है, हमें डस्ट एलर्जी है, हमें ऐसी कई प्रकार की अन्य एलर्जीज है। लेकिन हम हमेशा हमारे पेशेंट्स को यही बोलते हैं, ऑफ कोर्स आपको ये पता है कि ये एलर्जी आपको है, लेकिन एलर्जी क्यों हो रही है आपको, ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि एलर्जी का रीजन क्या है। सो इसीलिए हम यही बोलते हैं, हमारे आयुर्वेद का भी यही सिद्धांत है कि हम लोग पहले रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही हम एलर्जी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये चीज समझती हो कि एलर्जीज जो है ये हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जेंस की वजह से होती है। एलर्जेंस जो कि हमारे एनवायरनमेंट में ही होते हैं, जैसे कि डस्ट एलर्जी। तो ये डस्ट क्या हुआ? ये डस्ट हुआ एलर्जेन। ये डस्ट हमारी बॉडी में फिर एंटर करता है एंड हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट रिएक्शन पैदा करता है। जैसे कि अगर हमें डस्ट एलर्जी हो गई, रिएक्शन पैदा होगा, उसके बदले में हमारी बॉडी में अलग अलग क्रियाएं होती हैं जिसको ही हम एलर्जी कहते हैं। सो शॉर्ट में अगर हम बात करें तो एलर्जी क्यों हुई? एलर्जन बॉडी में आया एंड देन रिएक्शन हुआ एंड देन एलर्जी प्रोड्यूस हुई। इस एलर्जी की वजह से आपको छींकें आ सकती है, ये एक रिस्पॉन्स हो गया। आपको रैशेस आ सकते हैं, ये एक रिस्पॉन्स हो गया। तो इस तरीके से बॉडी का एक रिस्पॉन्स जो रहता है दैट इज नथिंग बट द एलर्जी। अगर हम बात करें अब आयुर्वेद के बारे में, तो आयुर्वेद में भी ऐसे कई आचार्य है, चरक आचार्य हो गए, सुश्रुत आचार्य, उन्होंने एलर्जीज के बारे में अलग अलग तरीकों से बताया है। जैसे कि अगर बात करें तो सात्म्य असात्म्य, यानी कि जो हमारा अडेप्टेबल है हमारी बॉडी को, जो टॉलरेट हो सकता है एंड जो टॉलरेट नहीं हो सकता है। एंड ये जो असात्म्य है ये सिर्फ इस वजह से हो पाता है हमारे बॉडी में कि जो हमारी अग्नि है, जो डाइजेशन जो हमारा रहता है वो कम होता है। सो ये डाइजेस्टिव फायर जो अग्नि की हम बात करते हैं, ये अगर वीक हो या ये इम्बैलेंस हो तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आम का प्रोडक्शन होगा। एंड ये आम जो है इट इज नथिंग बट द टॉक्सिन। ये टॉक्सिन फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है एंड अनुमान ये देखा गया है कि ये जो टॉक्सिन है इसकी वजह से ही जो बहुत सारे जो एलर्जिक पेशेंट है उनमें कॉमन रीजन ये आम का भी देखा गया है। तो ऐसे ही सात्म्य असात्म्य हो गया। ऑल्सो विरुद्ध आहार, जैसे अलग अलग टाइप के विरुद्ध आहार बताए हैं। अगर हम मछली को दूध के साथ ले ले तो हमारे बॉडी पे स्किन रिएक्शंस होते हैं, स्किन एलर्जीज होती है। सो इस तरीके से विरुद्ध आहार जो कि हमें बताया गया है द इनकम्पैटिबल फूड, इसे भी हम उसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही में दूषी विष जो क्यूमुलेटिव टॉक्सिन्स है। ऑल्सो ऋतु संधि जन्य व्याधि, यानी कि सीजनल डिजीजेस, जो सीजनल एलर्जीज के बारे में हम बात करेंगे, तो सीजनल एलर्जीज ये भी हमारे आयुर्वेद में बताया है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हमने देखा है कि एलर्जी का जो चीजें बताई गई आयुर्वेद में, वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है ये, लेकिन अगर हम शॉर्ट में इतना बताना चाहूंगी मैं आपको कि एलर्जी का आयुर्वेद में बहुत बड़ा सिद्धांत है एंड ऑफ कोर्स उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके टाइप्स के बारे में, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एलर्जन कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट का सब्सटेंस जो आपको ट्रिगर करे, जैसे कि धूप हो गई, कभी कभी ज्यादा धूप में रहने की वजह से हमें एलर्जी हो जाती है, हमें डस्ट से एलर्जी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं डस्ट की वजह से हमारी आंखों में रेडनेस हो जाता है, आंखों में इरिटेशन हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से एलर्जी होती है। तो ऐसे कई फैक्टर्स है जैसे कि फूड, डस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब जो है इसकी वजह से हो सकती है। अगर हम बात करें आयुर्वेद में तो वात पित्त दोष जो रहते हैं हमारे, वात पित्त कफ, ये भी जो रहते हैं इसका बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे दोषा जो है, जैसे हमने इसके पहले भी सेमिनार्स में डिस्कस किया है कि इन दोषों का हमारी बॉडी में बैलेंस रहना, दैट इज नथिंग बट हमारा बॉडी का हेल्दी रहना। एंड अगर ये जो तीनों दोष है कम ज्यादा हो गए सो दैट विल लीड टू अ डिजीज एंड दैट विल लीड टू एलर्जी ऑल्सो। इसलिए ही कहा गया है कि इन जो तीनों दोष है इसका हमारे बॉडी में नॉर्मल रहना ये बहुत जरूरी होता है, इक्वल रहना।
सो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे इसमें प्ले करता है। नेक्स्ट चीज़ आप जो देखेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपने नाम देखे थे वो भी एलर्जीज होती है, जो फूड एलर्जी हो गया, लैटेक्स एलर्जी, ऐसे कई एलर्जीज है जो कि हमारे बॉडी में हमें हो सकते हैं। आगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द काइंड ऑफ एलर्जीज। कभी कभी हमें जो जानवर है उनके फर से, जो उनका बाल वगैरह है, उनसे भी हमें एलर्जी हो सकती है। सो समथिंग जो आपके सामने दी हुई है, इनकी वजह से हमारे बॉडी में एलर्जी हो सकती है। ऑल्सो अगर हम बात करें कि अगर आयुर्वेद के बारे में, सो वात पित्त कफ जिसके बारे में आपको मैं बता ही चुकी हूँ, तो जैसे वातज प्रतिशय हो गया, यानी जैसे हम कोरिलेट करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस से, वातज कास जो कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा जो कि तमक श्वास, तो इस तरीके से भी हमारे आयुर्वेद में भी चीजें बताई गई है। ऑल्सो अगर आपको पता होगा तो एलर्जी जो है ये कुछ लोग कहते हैं कि हमें बाय बर्थ है, जेनेटिकली भी है, हेरिडिटरी भी है। तो जो कुलज व्याधि है हमारे आयुर्वेद में, उसमें भी यही बताया गया है, द जेनेटिकली डिजीज, सो एलर्जी कैन बी जेनेटिकल ऑल्सो, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को ही एलर्जी हो। किसी को धूप से है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को धूप से हो, किसी को डस्ट एलर्जी है तो जरूरी नहीं कि हर किसी को डस्ट एलर्जी हो। सो इट विल ऑल डिपेंड ऑन द पर्सन, वो पर्सन खुद कितना सेंसिटिव है उस चीज के लिए, दैट विल रिजल्ट इनटू दैट। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम एलर्जी में इसको बात कर सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सिम्टम्स, कि क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या हमें होता है इसमें। सो जैसे हमें हमारे जो आचार्य सुश्रुत ने भी इस चीज को बताई है कि शीरो गुरुत्वम, गुरुतत्वम यानी हैवीनेस इन द हेड, सर में भारीपन होना, शवतो प्रवर्तनम यानी कि क्या, स्नीजिंग, स्नीजिंग बहुत ज्यादा देखी गई है, क्योंकि आप देखते होंगे जब भी डस्ट हमें फील होती है तो हमें छींके शुरू हो जाती है। तो ये छींके जो रहती है ये इसी वजह से होती है कि हमारा बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक इसकी जगह रिस्पॉन्स देता है कि नाक में इरिटेशन होने की वजह से फिर हमें छींके शुरू हो जाती है। सो इस तरीके से हमें छींके शुरू हो जाने लगती है, हमारे आंख नाक से पानी निकलने लग जाता है, ये सिम्टम्स है उसके। एंड अगर हम बात करें तो चेहरे पे सूजन भी आ जाती है। अगर आपको देखा जाए तो एक इंसेक्ट बाइट अगर हो, कोई एक ऐसा, हम बात करें मधुमक्खी हो या ऐसा कुछ हो, मधुमक्खी के स्टिंग से यानी उसके डंक से हमें अगर डंक हो गया तो यहाँ पर सूजन आ जाएगी। सो ये हमारा बॉडी का एक रिएक्शन होता है। अगर कोई केमिकल की हम बात करें, कोई एक ऐसा केमिकल हो जो हमारे हाथ पे लग जाए तो यहाँ पर पूरा रेडनेस हो जाएगा, इचिंग हो जाएगी। सो ऑल दीज थिंग्स ये जो रहेगी ये हमारे सिम्टम्स फिर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऑल्सो स्वरोपगम यानी कि क्या, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस यानी कि आवाज का थोड़ा सा बदल जाना, ये भी चीज हम देख सकते हैं कि इसमें सिम्टम्स में हमें देखने को मिलती है। साथ ही में बात करें हम रेडनेस, चेहरे पे लाल लाल जो पैचेस जैसे आ जाते हैं, जिसको रैशेस भी बोल सकते हैं आप, ये भी चीजें हमें देखने को मिलती है इसके सिम्टम्स में। अब हम आगे जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी कि सिम्टम्स किस किस तरीके से हमारे बॉडी में ये होते हैं, दिखते हैं, इसके बारे में हमने देखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब इसके ट्रीटमेंट की, सो आयुर्वेद ऑलवेज बिलीव्स इन द अवॉइडेंस, दैट इज द निदान परिवर्जन। तो हमें हमेशा ये देखा है कि आयुर्वेद में बेसिकली हम जो डिस्कस करते हैं, हम जो डील करते हैं, दैट इज नथिंग बट द निदान परिवर्जन, जो अवॉइड करना। जो एलर्जेंस के बारे में मैंने आपको बताया है, इन एलर्जेंस को ही आप अवॉइड करके ही इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। अगर आपको पता है कि डस्ट एलर्जी हो रही है आपको, तो कोशिश करिए कि डस्ट से दूर रहें आप। अगर आपको पता है कि कोई धूप में ज़्यादा रहने से आपको प्रॉब्लम होती है, तो अवॉइड करिए कि ज़्यादा उसका आप फेस करें। सो इस तरीके से अवॉइडेंस ऑफ द कॉज। लेकिन एक और बात ये है कि जैसे आपको पता है एक सीलियाक एलर्जी होती है, इसका मतलब कि कुछ लोगों को गेहूं से एलर्जी हो जाती है। लेकिन अब देखिए कि अगर हम बात करें भारत की, तो भारत देश में तो हम इतना रोटी खाते हैं, तो अब क्या करेंगे, हम इस एलर्जी को लेके बैठेंगे? तो बिल्कुल नहीं, हमें इस एलर्जी को लेके बैठना नहीं है। इसीलिए ही आयुर्वेद में हम रूट कॉज पे बिलीव करते हैं। एंड रूट कॉज पे अगर हम बात करें सीलियाक की, तो अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं की एलर्जी के लिए हम ये देखते हैं कि वो रूट कॉज कहाँ पर है। एंड देन रूट कॉज हमें ये समझ में आता है कि जो पाचन हमारा जो संस्थान है, जो हम सिस्टम्स की बात करें तो द डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो इसलिए हमारी फिर मेडिसिन एंड हमारी जो भी क्रियाएं है वो फोकस इस बात पे करती है कि हम जो ये डाइजेस्टिव चीजें हैं, डाइजेस्टिव जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे हमने आम के बारे में बात की, इससे कई चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमारी जो मेडिसिन है ये मेन फोकस करती है ऑन द सिस्टम्स, ताकि हम इसको रूट कॉज से ही एलिमिनेट कर दें। सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। सो फर्स्ट था हमारा निदान परिवर्जन। ऑल्सो अगर हम बात करें कि आयुर्वेद में जो मेडिसिनल हर्ब्स है, तो उसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि म्यूकोलिटिक्स हो गया, यानी कि म्यूकोलिटिक्स यानी क्या, जो हमारे नाक में गले में म्यूकस, जो बलगम की बात करते हैं हम, उसको क्लियर करते हैं।
तो इसमें वासा, जो आपको पता है वासा इतना मिलता है, उसका हम प्रयोग करते हैं। देन पिपली, ये सब चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। एलर्जी में एक और चीज़ देखी गई है, मास्ट सेल। मास्ट सेल जो हमारे इम्यूनिटी के सेल होते हैं, ये सेल्स रिस्पॉन्स करते हैं इस तरीके से कि हिस्टामीन रिलीज करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस है ये सब होते हैं। सो इस चीज़ को स्टेबल करने के लिए, ये मास्ट सेल को स्टेबल करने के लिए तुलसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तुलसी या गिलोय, अमृता, ये सब चीज़ें जो रहती है, सब हर्ब्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सो दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। और सो अगर हम बात करें तो ऐसे कई एंटी एलर्जिक्स है जो कि हमारे आयुर्वेद में मिलते हैं, जैसे कि तुलसी एंड ऑल। सो दीज विल ऑल्सो हेल्प। अगर आपको ये चीज़ समझे कि आयुर्वेद जो है हमारा, वो शोधन एंड शमन चिकित्सा एंड रसायन चिकित्सा, इस पे फोकस करता है। शोधन चिकित्सा आप लोग सब जानते हैं कि हमारी पंचकर्म चिकित्सा, द पंचकर्म इज द वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती एंड रक्तमोक्षण। ये 5 क्रियाएं हैं। हमारा ट्रीटमेंट ये रहता है कि सबसे पहले जो हमारे दोष बिगड़े हुए हैं हम उनको एलिमिनेट करें, हमारी अग्नि को बैलेंस करें, और ये सब चीज़ों की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। सो द पंचकर्म दैट आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें बहुत रोल प्ले करते हैं। आपकी प्रकृति क्या है ये हम ही आपको बता सकते हैं, इसलिए जब आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो हम आपको क्लिनिकली आपकी प्रकृति डायग्नोस करेंगे, आपका दोष कौन सा बढ़ा हुआ है, कौन सा कम है, ये डायग्नोस करेंगे, एंड देन फिर हम आपके लिए ट्रीटमेंट बताएंगे, एंड देन ये शोधन क्रिया बताएंगे। सो ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर हैज द बेस्ट पंचकर्म फैसिलिटी ऑल्सो। आप हमारे कॉलेज में आइए, वी हैव द बेस्ट पंचकर्म फैसिलिटी। एंड एलर्जीज के लिए आप देखते होंगे, आप बहुत महीनों से, बहुत सालों से इतनी दवाइयाँ ले रहे हैं, एंटी एलर्जिक्स चालू करते हैं आपको डॉक्टर्स, बार बार हर 3-3 महीने में आपकी IgE लेवल्स देखते रहते हैं, जो कि एक टेस्ट होगा, जिसको एलर्जी है वो ये टेस्ट को पहचानता है। ये बार बार इतना खर्चा करने से कुछ नहीं होता है, एंड जैसे ही आप एंटी एलर्जिक ड्रग्स को बंद करेंगे तो वैसे ही आपकी बॉडी अगेन फिर वो एलर्जी से वो हो जाती है। इसीलिए आपकी चीज़ों को रूट कॉज से ठीक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड फॉर दैट द शोधन क्रिया, जो पंचकर्म की क्रियाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। तो जैसे कि वात हो गया, वात में हम वमन, वात के लिए हम बस्ती करते हैं, पित्त के लिए विरेचन करते हैं, कफ के लिए वमन करते हैं। अगर बात करें रक्त मोक्षण की तो ब्लड डिसऑर्डर्स एंड द पित्त डिसऑर्डर्स, इसमें हम यूज़ करते हैं। नस्य जो कि कफ में, तो इस तरीके से हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। फिर अगर हम बात करें शोधन चिकित्सा की, तो ये तो पंचकर्म हो गया जो आप हमारे कॉलेज में आके हमसे ले सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें शमन चिकित्सा की, जो कि है मेडिसिनल, तो आप वात पित्त कफ के हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट होती है। अभी आपको यही लगता होगा कि आप जो ड्रग्स लेते हैं, जो एलोपैथिक ड्रग्स लेते हैं, दैट ओनली गिवन 1 to every person, लेकिन आयुर्वेद ये चीज़ को पे नहीं मानता है। हम हमारे जो दोष के अनुसार ही चिकित्सा को हमेशा महत्वपूर्ण देते हैं। ये महत्व हम देते हैं अकॉर्डिंग टू द दोष, ठीक है। ये तो आपको हमारे पास आके ही हम इसको क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप घर में रह के भी कर सकते हैं, कुछ मेडिसिनल हर्ब्स का इस्तेमाल करके। जैसे कि मैंने बात करी आपसे हल्दी की, तो हल्दी जो है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। इट इज़ एन एंटी वायरल, एंटी फंगल ऑल्सो, एंटी पैरासाइटिक ऑल्सो, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑल्सो। सो हल्दी का दूध, जो कि गोल्डन मिल्क आप सब लोग जानते हैं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हल्दी का दूध आप रात में या सुबह, जैसा भी आपको अपने अकॉर्डिंगली आप पी सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें तुलसी की, तो तुलसी का काढ़ा बना के, तुलसी हैज़ ग्रेट रिजल्ट। हम हमारे ही वनस्पतियों को इतना नहीं समझ पाते हैं, जो अगर आप देखें कि फॉरेन में इसको इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सो तुलसी टी वर्क्स वेरी गुड। तो आपको एक काढ़ा भी आप बना सकते हैं। एक पतीला लीजिए, उसमें पानी गर्म कीजिए, तुलसी डाल के उसे उबालिए 10 मिनट तक, एंड बस उसका काढ़ा पीजिए। अभी तक के हमारे वेबिनार में हमारा यही मोटिव रहता है कि आप घर की ही चीज़ों को यूज़ करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। एंड ये काढ़े बनाने की प्रोसीजर हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, तो आप हर्ब्स यूज़ करके ये वाला काम कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें कि नीलगिरी का बहुत अच्छा यूज़ होता है। अगर आप उसको टॉपिकली नाक पे या गले पे लगाए तो नीलगिरी हैज़ वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड जो लोगों को एलर्जी है, स्नीजिंग जो होती है, तो अगर आप उसको रुमाल में लेके भी उसको स्मेल करते रहे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसको जो बलगम रहता है हमारा, उसको लूज करने में ये हेल्प करता है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ द जिंजर गार्लिक, अदरक लहसुन। हम हमेशा ही इसकी बात करते हैं कि अदरक की चाय हो जाए, या लहसुन आप सुबह खाली पेट भी एक लहसुन ले लिए मॉर्निंग में, तो ये बहुत करेगा। तो लहसुन की एक कली अगर आप खाली पेट सुबह ले लें, सो इट विल गिव यू वंडर्स। ऑल्सो वात पित्त वर्धक आहार विहार आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही में एक्सरसाइज एंड प्राणायाम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो प्राणायाम बिल्कुल अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करिए। एक्सरसाइज करिए डेली फॉर 30 मिनट्स, आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए।
सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू। ऑल्सो च्यवनप्राश बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है यहाँ पे। साथ ही में हम पंच नट्स की बात करें, 5 नट्स के बारे में, जो कि है हमारे ड्राई फ्रूट्स, तो उसके बारे में आपको बस बताना चाहूँगी कि 9 किशमिश, 7 बादाम, 5 खजूर, 1 अखरोट एंड 3 काजू। इसको आप रात भर भिगो लें। रात भर भिगोने के बाद इसको सुबह आप उठने के बाद इसका छिलका निकाल के इसको अच्छा पेस्ट बना के दूध में 1 ग्लास मिल्क में बॉयल करके इसको इन ब्रेकफास्ट आप ले सकते हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो ये हमने शॉर्ट में देखा अबाउट द एलर्जीज, जो कि आप अपने इसमें बिल्कुल इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज एलर्जीज जो है द रूट कॉज अगर आप ठीक करेंगे तो ही एलर्जी आपकी ठीक होंगी, वरना आप दवाइयाँ खाते रहेंगे एंड टेस्ट करते रहेंगे। सो बिल्कुल आप हमारे कॉलेज में आइए। एनी टाइप ऑफ एलर्जी वी हैव ग्रेट रिजल्ट्स बाय आवर हर्ब्स दैट कैन हेल्प यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर नवीद। तो हमने ये शॉर्ट में देखा अबाउट एलर्जीज। एलर्जीज क्या है, कॉजेस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्योरली आयुर्वेदिक। अब हम आगे बात करेंगे इन्फेक्शंस के बारे में। इन्फेक्शंस बेसिकली 3 मेजर ग्रुप्स में है, फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड वायरल इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि मैंने बताया वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से और फंगाई की वजह से जो होते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन के बारे में। बेसिकली फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो स्किन में, उसका इन्वॉल्वमेंट स्किन में सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो फंगल इन्फेक्शंस की जो बहुत कॉमन बीमारियां हैं वो है एथलीट फूट। जैसे कि आपने देखा होगा मॉनसून्स के टाइम पर एड़ियों में और पाँव के उंगलियों के बीच में स्किन का छिल जाना, वहां पर बर्निंग होना, इरिटेशन होना, पेन होना और ब्लीड होना, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। ये बीमारी है एथलीट फूट। दूसरी इंपॉर्टेंट बीमारी है जो कि फंगस की वजह से होती है, वो कि रिंग वर्म, जिसे हम दाद भी बोलते हैं। ये बहुत कंटेजियस होती है, एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। साथ ही साथ यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उससे भी ये बीमारी हेल्दी पर्सन को फैलती है, जिसे हम रिंग वर्म बोलते हैं। तीसरी जो बीमारी है वो है एक्जिमा, यानी कि खुजली, बहुत ज्यादा खुजली होना। और चौथी जो मैं बीमारी आपको बताना चाहती हूँ वो कि नेल इन्फेक्शन। अमूमन ये देखा जाता है कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से नेल्स में, नाखूनों में डिफॉर्मिटी हो जाती है, वो पीले कलर के या अलग कलर के टूटने लगते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं। तो ये कुछ बीमारी है जो कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। आगे हम बात करेंगे इसका कॉज क्या है। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि फंगल इन्फेक्शन का जो मेन कॉज है वो है जगह में मॉइस्चर या फिर नमी होना। जिस जगह पर नमी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, वो एनवायरनमेंट फेवर करता है फंगस को ग्रो करने में। तो इसका मेजर कॉज है बहुत ज्यादा पसीना आना, या फिर हमारे शरीर में जो कि कवर्ड एरिया है, जैसे कि आर्म पिट हो गया, कमर और थाइस के बीच का जो एरिया हो गया, उसमें नमी या मॉइस्चर का रहना। पर्सनल हाइजीन यानी कि खुद की साफ सफाई न रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाना, जो कि पहले से ही फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित है, उसके कांटेक्ट में आ जाना। और चौथा खाना, यदि हमारी ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं है तो इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो फंगल इन्फेक्शंस के मेन सिम्टम्स है खुजली होना, बर्निंग, जैसे शरीर से आग निकल रही है ऐसी फीलिंग होना, बहुत इरिटेशन होना, ब्लिस्टर्स, फफूले हो जाते हैं, और साथ ही साथ उस जगह पर बहुत पेन होता है और बहुत खुजली भी होती है। इसका प्रिकॉशन की अगर मैं बताऊं आपको, तो जो इसकी प्रिकॉशंस है, जो इसकी सावधानियां है, जो इसका बचाव है, वो इसका कारण के अंतर्गत ही आ जाता है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, खुद के शरीर की साफ सफाई रखना, साथ साथ उस जगह पर नमी या मॉइस्चर या डैम्पनेस को नहीं होने देना, शरीर के हिस्सों को सूखा रखना, ढीले कपड़े पहनना, कॉटन के कपड़े पहनना जो कि मॉइस्चर को या पसीने को एब्जॉर्ब करे। जैसे कि अभी मॉनसून आने वाला है, गर्मी तो चल ही रही है, तो इस कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में मॉइस्चर और नमी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे शरीर के हिस्सों को सूखा रख सके। साथ ही साथ हमें ढीले कपड़े भी पहनने चाहिए। आयुर्वेद में फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या उसके मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, जो कि बेसिकली इन्फेक्शन को कम करने के लिए या फिर ब्लड प्योरीफाई करने के लिए हम देते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है महामंजिष्टादि कषाय या काढ़ा, निम्बादी चूर्ण, गंधक वटी और गंधक रसायन,
सारीवाद्यासव, पंच तिक्त घृत गुग्गुलू, कैशोर गुग्गुलू और आरोग्य वर्धिनी वटी। ये वो दवाइयां हैं जो कि ब्लड को प्योरीफाई करती हैं और फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो रक्त में दुष्टि हो गई है उसको ठीक करती है। अक्सर देखा जाता है कि फंगल इन्फेक्शन को हम घर की ही कुछ घरेलू उपायों से बहुत इजीली ठीक कर लेते हैं, दवाई की इतनी जरूरत नहीं होती है। तो मैं अब आगे आपसे चर्चा करूंगी कुछ ऐसे होम रेमेडीज की जो कि फंगल इन्फेक्शन को कम करने में बहुत इफेक्टिव है। कई बार और ऑलमोस्ट हर वेबिनार में हम अदरक की जरूर बात करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत वंडरफुल हर्ब है। यदि हमारा जो इन्फेक्टेड एरिया है, जो कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से वहां पर बहुत खुजली है, जलन है या ब्लीड हो रहा है, तो उस जगह को यदि हम अदरक के पानी से धोएं तो उस एरिया में बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। मॉनसून आने वाला है, इस सीजन में 2 दिन या फिर 3 दिन हफ्ते में कम से कम नीम के पत्तों को पानी में उबालकर और उसको नहाने के बाद उस पानी से नहाने में यदि नहाया जाता है तो इससे एक्जिमा, जो मैंने बताया पूरे शरीर में खुजली होना, इसमें बहुत यूजफुल है ये। हल्दी का काढ़ा बनाकर भी जिस जगह पर आपको फंगल इन्फेक्शन है उससे धोया जा सकता है। मुलेठी का या तो काढ़ा बनाकर या फिर मुलेठी को पानी में पीसकर उसका लेप बनाकर जिस जगह पर आपको दाद है या एथलीट फुट है या फिर नेल की डिफॉर्मिटी है उस जगह पर आप लगाइए और ये बहुत यूजफुल रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, हल्दी और जिंजर दोनों को मिलाकर, हल्दी और अदरक दोनों को पानी में मिलाकर उसका काढ़ा बनाकर जिस जगह पर इन्फेक्शन है उस जगह को धोना चाहिए। लहसुन, जैसे कि पहले भी बताया गया है, लहसुन और अदरक और हल्दी इन तीनों को मिलाकर समान मात्रा में लेप बनाने से जिस जगह पर इन्फेक्शन है, दाद है, खुजली है, उस पर लगाना चाहिए दिन में कम से कम 2 या 3 बार। इस तरीके से यदि हम एंटीसेप्टिक, ये हमारे मेजर्स है, हल्दी, लहसुन, इन मेजर्स को यदि हम अपने डे टू डे लाइफ में मेजरली मॉनसून सीजन में और गर्मियों के सीजन में यदि हम रूटीन वाइज भी यूज करते हैं तो फंगल इन्फेक्शंस कम होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि इन सीजन्स में हम अपने शरीर के हिस्सों को सूखा रखें और वहां पर मॉइस्चर को या पसीने को इकट्ठा न होने दें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फंगल इन्फेक्शंस क्या क्या हैं और उसको हम किस तरीके से बच सकते हैं। आगे मैं चाहूंगी कि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में कुछ बात करें, जिसके लिए मैं डॉक्टर आकांक्षा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस क्या है, क्या ट्रीटमेंट है और क्या उसकी होम रेमेडीज है, इसके बारे में हमें बताएं। डॉक्टर आकांक्षा जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो ऑलरेडी हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं और हमारे शरीर की वो विभिन्न तरीके से सहायता करते हैं, जैसे कि डाइजेशन में हेल्प करना, डैमेज सेल को रिपेयर करना और हमारे बॉडी को इम्यून रखना दूसरे इन्फेक्शन से। लेकिन जब ये गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाती है तो फिर यही अदर इन्फेक्शंस हमें करते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में ये जरूरत है कि हम गुड बैक्टीरिया को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। इसके लिए आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। प्रोबायोटिक के ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, प्रोबायोटिक के सैशेज अवेलेबल हैं। यदि नेचुरल तरीके से आप गुड बैक्टीरिया को अपने बॉडी के अंदर मेंटेन करना चाहते हैं तो कर्ड, योगर्ट का आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही बैलेंस डाइट, जिसमें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो, ऐसा खाना आप खा सकते हैं। अब बात करते हैं बैड बैक्टीरिया की। तो ये बैड बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये बैड बैक्टीरिया की वजह से ही हमारे शरीर में विभिन्न तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण रोग उत्पत्ति होती है। ये बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं, जो कि शरीर के अंदर भी प्रभाव देते हैं और शरीर के बाहर भी प्रभाव देते हैं। ये बैक्टीरिया अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग स्ट्रेन्स के होते हैं और ये अलग अलग शेप्स के भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे शरीर में किस तरीके से डिसीज को उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार की रोग उत्पत्ति करते हैं। हमारे आयुर्वेद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ऐसा वर्णन क्लियर नहीं है, लेकिन उसको आगंतुक रोगों के अंतर्गत रखा गया है। और आचार्य चरक ने
इनको अदृश्य कृमि बोला है, यानी कि ये हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से वो डिसीजेस हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। शरीर के बाहरी भाग में यदि देखें तो बैक्टीरिया के कारण बॉइल्स, अल्सर्स और एक्ने, पिंपल्स या फिर कहीं चोट लगी हो तो उसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। शरीर के अंदर की बात करें तो इसमें मेनली स्ट्रेप थ्रोट, निमोनिया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फूड पॉइजनिंग, साइनोसाइटिस, इसके अलावा यूटीआई जिन्हें हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, या फिर ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन जैसे कि सेप्टिसीमिया देखा जाता है। इन रोगों में भी मेनली जो है वो स्ट्रेप थ्रोट और फूड पॉइजनिंग देखने को मिलता है। स्ट्रेप थ्रोट की बात करें तो जिनकी भी इम्यूनिटी पावर कम होती है उनको सीजन चेंज होने के कारण या अत्यधिक ठंडे और खट्टे पदार्थों का सेवन करने के कारण गले में खराश सी महसूस होती है। यही जो है वो स्ट्रेप थ्रोट है। इसके लक्षण हैं कि खाना खाने में असमर्थता होती है, पानी पीने में असमर्थता होती है, फीवर होता है, फटीग होता है यानी कि थकान लगती है और किसी काम में मन नहीं लगता। इसकी रोकथाम के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप गर्म पानी लीजिए, उसमें नमक ऐड करिए 1 चम्मच और उसमें हल्दी ऐड करिए और उससे गार्गल करिए। इसके अलावा पुदीने के पत्ते की स्टीम लेंगे तो भी बेटर होगा। अब बात करें फूड पॉइजनिंग की तो विषाक्त या दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन करने से बैक्टीरिया जो है वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको मेन सिम्टम जो दिखता है वो रहता है वॉमिटिंग, लूज मोशन और डिहाइड्रेशन। इसकी रोकथाम के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है कि पानी की क्वांटिटी को शरीर में मेंटेन करना, जिससे कि पेशेंट डिहाइड्रेट ना हो। इसके लिए 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 नींबू का रस आप ऐड करिए, उसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करिए, 1 चम्मच चीनी ऐड करिए और इसका सेवन करिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ORS या इलेक्ट्रॉल पाउडर होते हैं उनको भी आप सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से पानी की मात्रा जब शरीर में मेंटेन रहेगी तो पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा जीरे का पानी और अदरक का सेवन करेंगे तो बेटर होगा। अब जानते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के क्या क्या कारण होते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारणों में 2 मुख्य कारण हैं, एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट और सेकंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें तो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है। मतलब एक संक्रमित व्यक्ति है उसे दूसरे व्यक्ति में। इसी तरीके से किसी जानवर के संक्रमित होने पर वो यदि मनुष्यों को वो इन्फेक्शन ट्रांसफर करता है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट को देखें तो प्रेगनेंसी के स्टेट में मदर से होने वाले बच्चे को जो इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है। तो अब देखते हैं कुछ लक्षणों के बारे में जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होते हैं। लक्षणों में अलग अलग व्याधि के मीन्स अलग अलग रोग के अलग अलग लक्षण होते हैं, लेकिन जो कुछ मेन लक्षण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वो है फीवर और स्वेलिंग इन लिम्फ नोड्स, और जो इफेक्टेड एरिया है यानी अगर किसी लोकलाइज्ड एरिया पे एक पर्टिकुलर एरिया पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पर स्पेशली रेडनेस और स्वेलिंग दिखाई देगी। इसके साथ ही थकान, खाना खाने का मन नहीं होना एटसेट्रा लक्षण पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो ये 3 स्टेप में हम देखते हैं। पहला प्रिकॉशन, सेकंड मेडिसिन एंड थर्ड वन इज होम रेमेडी जिसे हम घरेलू उपचार कहते हैं। प्रिकॉशंस की बात करें तो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, सारे इन्फेक्शन और सारे डिसीजेस से हमें बचाव करना ही चाहिए। एंड एज इट इज सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम जो है वो चिकित्सा से श्रेष्ठ है, तो उसे हमें अप्लाई करना चाहिए। इसमें हमें ध्यान ये देना चाहिए कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो, यानी साफ सफाई मेंटेन हो। इसके लिए हाथों को बार बार धोएं, हैंड वॉश का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने घर
और अपने काम करने की जगह में जो भी वस्तुएं आप यूज करते हो उनकी सफाई बार बार करें। इसके अलावा साफ सुथरे आहार को ग्रहण करिए, यानी कि विषाक्त पदार्थों को ग्रहण ना करें। बाहर के गंदे पानी से बचें। हमेशा प्योर वाटर जो है उसी का सेवन करने के लिए ट्राई करें। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो भी संक्रमित व्यक्ति है उससे एक प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंस आप बना के चलें, जो कि अभी सोशल डिस्टेंस के रूप में भी कोविड-19 में सामने आया है। तो ये बहुत जरूरी है। ये सारे जो बचाव के तरीके हैं, ये सिर्फ हमें नहीं सीखना है, हमें बच्चों को भी ये सिखाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा संक्रमण आने वाले टाइम में हो सकता है। अब बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन भी अलग अलग रोग के अनुसार अलग अलग होती है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले अलग अलग जो रोग हैं उनकी अलग अलग मेडिसिन हैं। लेकिन एक जनरल हम बात करें तो जैसे फीवर हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, तो इसमें महासुदर्शन काढ़ा दे सकते हैं, त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हैं। यदि कफ एंड कोल्ड है तो सीतोपलादी चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण जिसमें शुंठी, मरीच और पिपली होता है, ये दे सकते हैं। इसके अलावा अमृतारिष्ट दे सकते हैं, अश्वगंधारिष्ट दे सकते हैं और शतावरी चूर्ण दे सकते हैं। यहाँ मैंने अमृतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट और शतावरी चूर्ण का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर को एनहेंस करते हैं। यदि व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर एनहेंस्ड रहेगी तो वो बहुत सारे डिसीजेस से ऑटोमेटिक ही बचता रहेगा। इसके लिए आप हमारे आयुष संजीवनी 365 काढ़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे कॉलेज में और हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं होम रेमेडीज की, यानी कि घरेलू उपचार की। तो घरेलू उपचार में जैसा कि डॉक्टर नावेद और डॉक्टर निकिता ने बताया है, उसमें से ही कुछ होम रेमेडीज मैं रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि ये चीजें जो हैं अगर आप अपने डेली रूटीन में इनको शामिल करते हैं तो अनेक रोगों से आपका बचाव होगा। तो सबसे पहला रेमेडी है वो है यूज ऑफ गार्लिक। तो गार्लिक को आप खाली पेट सेवन करिए, इसे कूट के सेवन कर सकते हैं। नहीं ऐसे बनता है आपको कूट के सेवन करने, तो उसकी कली ले सकते हैं या फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के टैबलेट के जैसे सेवन कर सकते हैं। गार्लिक में जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, जिसके वजह से वो हर एक प्रकार के जर्म्स को मारने में सक्षम होता है। और गार्लिक के ऊपर अभी बहुत सारे रिसर्चेस भी सामने आ रहे हैं। इसके बाद है टर्मरिक। टर्मरिक का यूज आप गोल्डन मिल्क, जैसा कि डॉक्टर नावेद ने भी बताया, उसमें वैसा बना के कर सकते हैं, यानी दूध में हल्दी मिक्स करके आप मिनिमम उसको दिन में 2 बार सेवन करिए। वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये जो गोल्डन मिल्क है ये एक एंटीबायोटिक भी है और एक ये एंटीसेप्टिक भी है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि तुलसी के पत्ते और पुदीने के पत्ते को आप गर्म पानी में उबाल कर उसे छानकर उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक का यूज कर सकते हैं। अदरक को आप पानी में बॉईल कर सकते हैं या फिर दूध में बॉईल कर सकते हैं। अदरक जो है वो डाइजेस्टिव होता है, बहुत आम दोष का पाचन करता है, इसलिए हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है और इससे हमें विभिन्न प्रकार के रोग नहीं होते हैं। इसके बाद है एक आप ब्लैक टी में यदि सौंठ का चूर्ण, जो अदरक होता है उसी का ड्राई फॉर्म शुंठी चूर्ण होता है, जिसे हम सौंठ का चूर्ण बोलते हैं, तो 1 पिंच सौंठ का चूर्ण, 1 पिंच काली मिर्च का चूर्ण और 1 पिंच लौंग का चूर्ण आप ऐड करके अगर इस ब्लैक टी का सेवन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से आपके बॉडी की रक्षा होगी। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि ये होम रेमेडीज जो घरेलू उपचार है ये माइल्ड सिम्टम्स पे है, मतलब अगर व्यक्ति को माइल्ड सिम्टम्स है तो तभी वो इन्हें जो है फॉलो करे। अदरवाइज अगर सिम्टम्स ज्यादा है तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करे। इसके लिए हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स हैं, सारे काफी वेल क्वालिफाइड हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं आकर। तो सिम्टम्स ज्यादा दिखने पे डॉक्टर्स को कंसल्ट करके ही आप इन्हें फॉलो करें। और मेडिसिन को भी जो भी हमने बताई है उसे भी बिना डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के लिए उसको फॉलो ना करें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगी कि वैक्सीन अवेलेबल है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो कि बच्चे के जन्म के बाद हॉस्पिटल में दी जाती हैं। तो वो वैक्सीन आप अपने बच्चे को जरूर लगवाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम आलस के कारण या पॉकेट को देखकर ये सोचते हैं कि इस रोगों का संक्रमण हमारे देश में तो है नहीं, तो हमें इसे लगवाने की क्या जरूरत है। बट ऐसा नहीं है। जैसे कि कोविड-19 के केस में भी हमने देखा है, तो हमारे बच्चे को
सारे वैक्सीन देने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का पीरियड होता है वो एक डिसाइडेड, एक डेफिनेट पीरियड होता है, जैसे 6 महीना, 9 महीना। तो किसी भी वैक्सीन को मिस मत करिए। अगर वैक्सीन के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचते रहिए। थैंक यू डॉक्टर आकांक्षा। तो हमने देखा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में। तो आज पूरे वेबिनार में और अभी तक हमने जितने भी वेबिनार करे हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज सामने निकल कर आई है वो है इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो चाहे कितने भी इन्फेक्शंस हमारे आसपास रहे, यदि हम स्ट्रांग है तो वो हमें अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखकर हमारे हॉस्पिटल ने आरोग्य संजीवनी काढ़ा 365 बनाया है, जो कि विश्वास मानिए इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इस काढ़े में यहीं पर ही जो औषधियां उगाई गई हैं उनको बहुत प्रिकॉशंस के साथ, बहुत सावधानियों के साथ, सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखकर ये काढ़ा बनाया गया है, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में बहुत इफेक्टिव है। इस काढ़े को ऑर्डर करने के लिए हमारा जो नीचे हेल्पलाइन नंबर है 8448797705 पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं और आप हमारे हॉस्पिटल में आकर भी इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ इस वेबिनार से संबंधित या आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको परेशान कर रही है तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और फिजिशियंस से एडवाइस ले सकते हैं और उनके विशेष परामर्श के आधार पर कुछ इसमें आपको इफेक्ट और यूजफुलनेस होगी। तो ये जो नंबर हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं 8448797770 और अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आगे मैं डॉक्टर नवीद से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें अब वायरल इन्फेक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी दें। यस, थैंक यू डॉक्टर निकिता। मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी अबाउट द वायरल इन्फेक्शन के बारे में। सो वायरल इन्फेक्शन, वायरल ये वर्ड जो भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे आप सब जानते हैं कोविड की वजह से वायरल ये वर्ड जैसे हमारे दिमाग में आया तो सबसे पहले हमें वायरस ही याद आता है ना। जैसे कि अभी कोरोना वायरस से हम परेशान हैं, तो वैसे वायरस बेसिकली ये वायरस करता क्या है। वायरस अगर आप लोग देखो कि अभी बाहर हर जगह वायरस है, हम सब जानते हैं, इसलिए हमें घर में रहने के लिए कहा है। ये वायरस अगर ये कभी हमारे बॉडी में नहीं है तो ये हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन यही वायरस जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद ये बॉडी को आप समझ लीजिए कि उसे हाईजैक कर लेता है, जैसे प्लेन हाईजैक होता है ना वैसा। तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये हाईजैक कर लेता है एंड खुद रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। 1 के 2, 2 से 3 ऐसा रिप्रोडक्शन ये फिर अपना शुरू कर देता है। इसलिए वायरस को एक बॉडी रखती है खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए। बॉडी के बाहर वायरस का कोई रोल नहीं रहता है। तो ये जो वायरस होता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, बहुत माइल्डली भी हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। जैसे अगर आपने सुना है अभी फंगल इन्फेक्शन के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में जिस मैम ने बताया है आप लोगों को। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ऑफकोर्स उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन के लिए ये हमने कभी कभी कहा है कि आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वायरस उस फॉर्म में नहीं होते हैं कि हम उसके लिए तुरंत ही जंप करें कोई भी मेडिसिन देने के लिए। वायरल इन्फेक्शन अगर हम शॉर्ट में बात करें तो वायरल के लिए जैसे अगर हम बात करें वायरल फीवर के बारे में, तो हमें हमेशा कहा है कि डॉक्टर्स आप देखते होंगे कि 2 दिन के फीवर में आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं बहुत ज़्यादा हैवी, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं होता है। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स ले भी रहे हैं इट हैज़ नो मीनिंग, जबकि ये आपकी बॉडी को और ख़राब करने के लिए रोल प्ले करता है। इसलिए बेटर है कि जब आपको वायरल फीवर हो, वायरल कफ जैसे हम बात कर सकते हैं, या डायरिया हो, इस तरीके से वायरल हो, सो हर बीमारी के लिए आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन रुका करें। ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी बॉडी खुद ही इस चीज़ को ठीक कर लेती है, इसके लिए मेडिसिन रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा जंप करते हैं कोई भी मेडिसिन को यूज़ करने के लिए। तो कभी भी यही हम लोग एडवाइस करते हैं हमारे पेशेंट को कि वायरल इन्फेक्शन कभी कभी इतना रिक्वायरमेंट नहीं करता है मेडिसिन इतना ज़्यादा उसके लिए करें हम। ऑल्सो अगर आपको एक बात बताऊँ मैं कि टाइफॉइड जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हम सब जानते हैं। अब अगर आपको चीज़ पता होगी कि 7 दिनों के बाद ही जो रहता है टाइफॉइड का टेस्ट ये पॉजिटिव आता है, तो अगर आपने 7 दिन के पहले ही ये टेस्ट करा लिया तो वो नेगेटिव आएगा, तो फिर कैसे आपको पता चलेगा कि टाइफॉइड है कि नहीं है।
एंड देन फिर आप नॉर्मल रहेंगे। इसलिए बेटर है कि 7 डेज के बाद ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें आप, क्योंकि ऐसी कई बीमारियां हैं जिसका एक इंक्यूबेशन टाइम आप समझ के चलिए कि एक टाइम रहता है, उसके बाद ही ये पॉजिटिव हो सकते हैं, उसके बाद ही इसको ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। इसलिए कभी भी जंप ना करें। एंड वायरल इन्फेक्शन बहुत तरीकों से हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए बेस्ट ये कहा गया है, जैसे अभी डिस्प्ले भी होगी कुछ बीमारियां जो कि वायरल इन्फेक्शन जो है हमारे बॉडी में देखे जाते हैं, फीवर, कफ एंड ऐसी हेपेटाइटिस, ये सब जो बीमारी है तो बहुत डीप इसका रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ये सब जो बीमारी है ये हमें इन्फेक्ट करती है, फीवर एंड ऑल दीज थिंग्स प्ले अ रोल हियर। देन अगर बात करें कि सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सो द फर्स्ट सिम्टम इज दैट फीवर, ये तो हम जानते ही है, फीवर सबसे पहले हमें दिखता है। एंड देन अगर हम बात करें एनोरेक्सिया जो बोलते हैं हम, यानी भूख ना लगना, भूख ना लगना ये बहुत बड़ा सिम्टम है कि हमें भूख नहीं लगती है, फीवर आता है, भूख नहीं लगती है, कभी कभी मोशंस भी हो सकते हैं हमें लूज। तो इस तरीके से कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें मिलते हैं। बात करें अगर अभी हम कि इसको क्या इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड है जल्दी, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अर्जेंट इन्वेस्टिगेशंस आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। वायरल इन्फेक्शन के लिए वेट करें आप, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो ही आप इसके बारे में फिर आगे सोच सकते हैं। एंड ऐसी कई बीमारियां हैं जो कि हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से लेके आप बिल्कुल इसको अच्छे से जड़ के साथ ठीक कर सकते हैं। लेकिन यही बात कही गई है आपसे कि जितने भी दवाइयों के नाम बताए हैं आप लोग इसको प्लीज़ बिल्कुल भी खुद से ना शुरू करें। हम ये बिल्कुल नहीं बताते हैं कि आप इसे खुद से शुरू करें, हम आपको सिर्फ एजुकेट करना चाहते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको आप यूज़ करके बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से बिल्कुल ना करें। हमारे हॉस्पिटल में आके आप हमसे मिलिए या कोई भी आयुर्वेदिक जगह पे जाके आपको पहले डॉक्टर से कंफर्म करना ज़रूरी है। साथ ही में अगर हम बात करें कि कुछ घरेलू उपचारों के बारे में अभी कि जो हम कर सकते हैं इसमें वायरल फीवर ऐसी कुछ चीज़ों में, सबसे पहले एज ऑलवेज द जिंजर गार्लिक, अदरक एंड लहसुन, बहुत ज़्यादा अदरक के रिजल्ट्स है, जैसे मैम ने भी आपको बताया, आकांक्षा मैम ने, डॉक्टर निकिता मैम ने, दोनों ने बताया है। जिंजर टी, अदरक की चाय हम क्यों बोलते हैं, इसलिए एक शुरू ही कर दीजिए आप लोग कि डेली जब आप चाय पीते हैं तो अदरक उसमें इंक्लूड करिए, अदरक की चाय पीजिए, दैट विल हेल्प यू। अदरक का काढ़ा आप बना सकते हैं, दैट विल अगेन हेल्प। लहसुन, हम हमेशा कहते हैं कि लहसुन जो है उसको बिल्कुल आप इंक्लूड करिए, एक लहसुन की कली मॉर्निंग में लीजिए, दैट विल गिव यू वेरी ग्रेट वंडर्स, वेरी गुड रिजल्ट्स। साथ ही में टर्मरिक, अगेन टर्मरिक हम बार बार आप लोगों को फोकस करते हैं कि टर्मरिक प्लेज अ वेरी गुड रोल। गोल्डन मिल्क, जो आयुष मंत्रालय ने भी इस चीज़ को इंक्लूड किया है, तो ये भी आप दूध के तौर पे इसको ले सकते हैं, लेकिन हल्दी का बिल्कुल उपयोग करिए आप लोग। बात करें तुलसी की, तुलसी भी जो हमारे घरों में होती है, तुलसी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। तुलसी काढ़ा या ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके भी आप इसको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो ये शॉर्ट में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ करके वायरल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। एंड ये जब सब चीज़ें आप करके ही आगे जंप करिए कोई भी चीज़ के लिए, एकदम से तुरंत डॉक्टर के पास मत जाइए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन एक्चुअली में नेवर रिक्वायर्स सो मच ट्रीटमेंट। कभी कभी वो वैसे ही ठीक हो जाएगा बिना कुछ करे, लेकिन इसलिए कभी भी हरी में मत रहिए, गड़बड़ मत करिए कभी भी कोई चीज़ को दिखाने के लिए। तो ये शॉर्ट में मैं इतना ही बताना चाहूँगी आपको अबाउट द वायरल इन्फेक्शन। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर नवीद। तो इस तरीके से आज के वेबिनार में हमने एलर्जीज और इन्फेक्शंस के बारे में बात करी, कितने प्रकार की एलर्जीज होती हैं, क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं, इन्फेक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट होम रेमेडीज, जिसके ऊपर हम हमेशा एम्फेसिस देते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे किचन में ही हमें अवेलेबल हो जाती हैं। जस्ट बिलीव मी, दे कैन डू वंडर्स। एक ही जो जैसे जिंजर ले लीजिए, गार्लिक ले लीजिए, टर्मरिक ले लीजिए, ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो विच आर वेरी वंडरफुल, और अगर हम इनको रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं तो ये एक साथ कई सारी बीमारियों को खत्म करने में बहुत कारगर है। इसके साथ ही मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी, आपकी इम्यूनिटी जो आपकी अभी सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए अभी इस टाइम में, क्योंकि वी नेवर नो कि अभी कौन और कौन अलग अलग तरीके से इन्फेक्शंस हमें और अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी नई बीमारियां आ सकती हैं, बिकॉज द सीजन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। वी कैन नेवर प्रिडिक्ट कि क्या अब आ सकता है, कौन से नए इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो उसके लिए आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे द्वारा जो काढ़ा बनाया गया है, आरोग्य संजीवनी काढ़ा, उसको आप ऑर्डर करिए और उसको आप नियमित तौर पर दिन में 2 बार बनाकर इसे आप लीजिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि इस वाले इन्फेक्शन से भी और आगे आने वाले भी यदि कोई इन्फेक्शन है तो आपकी बॉडी उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहे। साथ ही साथ ये जो हेल्पलाइन नंबर है जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है, इस पर आप कभी भी कॉल करके अपनी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हमारे एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वेबिनार खत्म करना चाहूंगी और मैं अपने सभी पैनलिस्ट को
हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर डी.के. गर्ग सर, तुषार सर और गजानन माली सर का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, मोटिवेट करते हैं, नए नए आइडियाज़ हमें देते हैं कि हम आप लोगों के साथ आकर और जुड़कर बहुत सारे स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर आपसे चर्चा करें और अपने एडवाइसेस आपसे शेयर कर सकें. So thank you everyone for listening us so patiently and for your very good and huge responses. This really motivates us a lot. Thank you so much. Thank you. Thank you.